हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं डीलिमिटेशन की। और डीलिमिटेशन 543 से 850 सीटें, महिला आरक्षण और उत्तर दक्षिण की लड़ाई आखिर बदलने क्या जा रहा है। भारत की राजनीति में आने वाले कुछ सालों का सबसे बड़ा बदलाव शायद किसी चुनावी नतीजे से नहीं, बल्कि लोकसभा की सीटों की संख्या और उनके बंटवारे से तय होने वाला है। सवाल है, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन आखिर है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 के आसपास या अधिकतम 850 तक जाती है तो किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी? क्या उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी? क्या दक्षिण भारत को नुकसान होगा? क्या महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 से ही मिल पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह पूरा बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संभव भी है? इन सवालों को समझने के लिए हमें अप्रैल 2026 में वापस जाना होगा। तो आज हम इसको चैप्टर वाइज ही समझने वाले हैं, जैसे कि हम सारे वीडियो समझते हैं। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पहले देखेंगे 17 अप्रैल को आखिर हुआ क्या था। 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार लोकसभा में 3 जुड़े हुए विधेयक लेकर आई। एक था कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, दूसरा डीलिमिटेशन बिल और तीसरा यूनियन टेरिटरी से जुड़ा संशोधन विधेयक। इनका उद्देश्य था लोकसभा की अधिकतम संख्या बढ़ाना, नए परिसीमन का रास्ता खोलना और महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना। लेकिन अगले ही दिन सबसे महत्वपूर्ण वोटिंग हुई। संविधान संशोधक विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े और 230 वोट विरोध में। यानी सरकार के पास साधारण बहुमत तो था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत नहीं था और इसी वजह से मुख्य विधेयक पास नहीं हो पाया। इसके बाद उससे जुड़े बाकी दोनों विधेयक भी आगे नहीं बढ़ सके। अब अगस्त में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बातचीत और अटकलें तेज हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, अभी तक नया परिसीमन कानून नहीं हुआ है, इसीलिए 850 सीटें अभी वास्तविक लोकसभा सीटें नहीं है। यह एक प्रस्तावित संवैधानिक ढांचा है और यही से हमारी असली कहानी शुरू होती है। और अब हम देखते हैं चैप्टर 2, 850 सीटों की बात आखिर आई कहां से। आज लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं, लेकिन संविधान में मौजूदा अधिकतम सीमा 550 है। 226 के प्रस्ताव में इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 850 करने की बात थी, जिसमें राज्यों के लिए अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों तक की व्यवस्था प्रस्तावित थी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, 850 का मतलब यह नहीं था कि अगली लोकसभा में सीधे 850 सांसद बैठ जाएंगे। सरकार की अपनी व्याख्या में 850 को अपर लिमिट बताया गया और लगभग 816 सीटों का आंकड़ा सामने रखा गया। यानी 850 को हेडलाइन बनाकर समझना आसान है, लेकिन असली सवाल है अंतिम संख्या क्या होगी और वह किस फॉर्मूला से तय होगी। और इस सवाल का जवाब किसी एक नेता के बयान से नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों का अंतिम बंटवारा डीलिमिटेशन कमीशन के काम से जुड़ा हुआ है। भारत में
परिसीमन का मतलब सिर्फ सीटें बांटना नहीं है, इसमें यह तय होता है कि कौन सा इलाका किस लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, कितनी सीटें होंगी और उनका भौगोलिक स्वरूप क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वर्तमान लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2001 सेंसस के आधार पर बनी है और संविधान में 2026 के बाद पहला सेंसस तक परिसीमन पर रोक की व्यवस्था की गई थी। यानी अब जो होने वाला है उसकी संवैधानिक जमीन पहले से तैयार की जा चुकी है। तो आपको दूसरा चैप्टर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अब हम तीसरे सवाल पे जाते हैं। असली विवाद जो है उत्तर या फिर दक्षिण। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर। अगर आबादी को सीटों के बंटवारे का प्रमुख आधार बनाया गया तो जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है उनकी संसद में हिस्सेदारी बढ़ सकती है और यही दक्षिण राज्यों की चिंता शुरू होती है, क्योंकि दक्षिण के कई राज्यों ने पिछले दशकों में जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया है। अब सवाल यह है, क्या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्य को भविष्य में कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? सरकार का जवाब है नहीं। अमित शाह ने अप्रैल में लोकसभा में कहा था कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सरकार के कैलकुलेशन के मुताबिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला की कुछ लोकसभा सीटें मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं और इन 5 राज्यों का कुल हिस्सा करीब 24% के आसपास ही रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कर्नाटक की सीटें जो है वो 28 से 42 है, आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं वो 25 से 38 है और तेलंगाना की जो सीटें हैं वो 17 से 26 है। तमिलनाडु को देखें तो 39 से 59 है और केरला की बात कर ले तो 20 से 30 करने का उदाहरण दिया गया है। यानी सरकार का तर्क है सीटें बढ़ेंगी तो दक्षिण की सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन दक्षिणी राज्यों की चिंता सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि चिंता है कुल संसद में उनका प्रतिशत कितना रहेगा। यही फर्क इस पूरी बहस को इतना महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि अगर किसी राज्य की सीटें 30 से बढ़कर 45 हो जाए लेकिन पूरे सदन में दूसरे राज्यों की सीटें उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाए तो उस राज्य की वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। इसीलिए असली सवाल यह है सिर्फ सीटें कितनी बढ़ेगी नहीं, बल्कि कुल सीटों में हर राज्य का हिस्सा कितना रहने वाला है और इसका अंतिम जो जवाब है अभी सामने नहीं आया है। और इसका अगला सवाल की तरफ हम जाते हैं, चैप्टर 4 की तरफ। महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ क्यों जोड़ा गया? अब इस पूरी कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा 2023 में संसद में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया था, लेकिन उस कानून में इसके लागू होने को सेंसस और उसके बाद होने वाला परिसीमन से जोड़ा गया था। यही एक बड़ी समस्या पैदा होती है। अगर सेंसस 2027 में होती है तो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलती है, तो क्या यह सब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो पाएगा? पीआरएस के विश्लेषण के मुताबिक यह टाइमलाइन काफी कठिन है, क्योंकि पिछली डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में बनी थी और उसके ऑर्डर 2008 में फाइनल हुए थे। यानी महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देना है या नहीं इतना सरल नहीं है। सवाल यह भी है
उसे लागू करने के लिए कौन सी सावधानी प्रक्रिया जरूरी होगी। यही वजह है कि 2026 के प्रस्ताव में महिला आरक्षण को लागू करने की मौजूद शर्तों को बदलने की कोशिश की गई थी और यही कारण है कि परिसीमन और महिला आरक्षण एक ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। और अब हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं, क्या 2029 से पहले पूरा हो जाएगा परिसीमन। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल की तरफ हम जाते हैं। सेंसस की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्शन कमीशन साफ कहता है कि मौजूदा कंस्टिट्यूएंसीज 2001 सेंसस के आधार पर है और अगला बड़ा परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली सेंसस के बाद ही संभव होगा। लेकिन सेंसस खत्म होते ही परिसीमन खत्म नहीं हो सकता। पहले सेंसस डाटा आएगा, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, फिर राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों का पॉपुलेशन डाटा देखा जाएगा, फिर कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज तय होंगी, आपत्तियों और हियरिंग होंगी, फिर फाइनल ऑर्डर आएंगे और उसके बाद उन्हें लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे सामने पिछला उदाहरण भी है। 2002 में बनी डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर 2008 में फाइनल हुए थे। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में 2008 का डिलिमिटेशन ऑर्डर आज भी उपलब्ध है। इसीलिए यह कहना आसान है कि 2029 से पहले सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यह भी उतना ही जल्दबाजी वाला निष्कर्ष होगा कि 2029 से पहले यह संभव ही नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार चाहे तो कानून, आयोग और प्रक्रिया का ढांचा अलग तरीके से बना सकती है। यही वजह है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकार का अगला विधेयक, उसमें क्या लिखा होगा, कौन सी सेंसस का इस्तेमाल होगी, सीटों की संख्या किस फॉर्मूला से तय होगी, क्या राज्यों का मौजूदा अनुपात सुरक्षित रहेगा और महिला आरक्षण किस चरण में लागू होगा। इन सवालों के जवाब तभी साफ होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल जो है, परिसीमन का समर्थन करने वाले का तर्क बिल्कुल सीधा है। आज अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। कहीं एक सांसद के सामने बहुत बड़ी आबादी है और कहीं अपेक्षाकृत कम। तो लोकतंत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर नागरिक के वोट का मूल्य लगभग बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ विरोध करने वाले का तर्क भी उतना ही गंभीर है। अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो जिन राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण किया, उनकी राष्ट्रीय राजनीति में रिलेटिव स्ट्रेंथ घट सकती है। इसीलिए यहाँ दो सिद्धांत आमने सामने दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति एक वोट लगभग समान प्रतिनिधित्व, और दूसरा भारत का संघीय संतुलन, और शायद यही इस पूरे विवाद का असली जड़ है। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा डिलिमिटेशन के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।